प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ज्ञानार्जन के उद्देश्य। इस पाठ को पूरा कर लेने पर आप जान जाएंगे प्राकृतिक संसाधनों की परिभाषा, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का महत्व, मृदा संसाधन प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन, पशु संसाधन प्रबंधन, मत्स्य संसाधन प्रबंधन, वन संसाधन प्रबंधन की समस्याएं और पंचायतों का दायित्व। प्राकृतिक संसाधनों की परिभाषा। प्राकृतिक संसाधन एक ऐसी संपत्ति है जिसे हम अपने पर्यावरण से प्राप्त करते हैं, अर्थात जल, मिट्टी, पौधे, हवा, पशु, खनिज, सूर्य की ऊर्जा एवं कई अन्य संसाधन। प्रायः प्राकृतिक संसाधनों को आर्थिक मूल्य के संदर्भ में देखा जाता है, क्योंकि उनमें से बहुत से संसाधन लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ये हैं नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, गैर नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन फिर से विकसित हो सकता है या प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जिसकी आपूर्ति पुनः प्राप्त की जा सकती है। उदाहरणतः पौधे, जानवर, कीड़े या हवा, जिनका उपयोग किया जा सकता है जो फिर से पैदा नहीं हो सकते। उदाहरणतः तेल, कोयला, खनिज या चट्टानें। मृदा संसाधन प्रबंधन की समस्याएं। मृदा अपरदन संसाधन की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला प्रमुख मुद्दा है। भारत में लगभग 1/3 मिट्टी कटाव से प्रभावित है। इसका सीधा सीधा असर कृषि उत्पादकता तथा खाद्य उत्पादन पर पड़ता है। मृदा संसाधन प्रबंधन। मिट्टी जीवित एवं जीवन देने वाला प्राकृतिक संसाधन है। विश्व की आबादी व खाद्य उत्पादन की मांग में वृद्धि होने के कारण अपनी मिट्टी को स्वस्थ और उत्पादक रखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नो फिल कवर फसल तथा विविधता बदल बदल कर फसलें लगाना जैसे मृदा स्वास्थ्य सिद्धांतों व प्रणालियों का उपयोग करके अधिक से अधिक किसान वास्तव में अपनी मिट्टी के जैविक पदार्थों को बढ़ा रहे हैं व सूक्ष्म जीव गतिविधि में सुधार कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप किसान बेहतर पैदावार लेते हुए कार्बन में अधिक कमी, जल स्तर में वृद्धि, वन्य जीव व परागण स्थान में सुधार कर रहे हैं। भारत में अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य व पैदावार की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है। मृदा संसाधन प्रबंधन पर पंचायतों का दायित्व। मृदा परीक्षण करने में तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता करना। मृदा जांच पर किसानों को फीडबैक उपलब्ध कराना। मृदा संरक्षण कार्य के लिए व्यावसायिकों या सरकारी मशीनरी की सहायता करना।
मिट्टी संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण उपरांत सतर्कता। मिट्टी के गुणों, उसके अवयवों इत्यादि के अनुरूप इसके उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना। जल संसाधन प्रबंधन की समस्याएं। सतह और भूजल के अत्यधिक दोहन से जल की मात्रा, विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता को खतरा पैदा हो जाता है। पानी तेजी से दुर्लभ संसाधन बनता जा रहा है। पानी की बढ़ती हुई कमी तथा इसके लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा आजीविका व कल्याण के पहलुओं के लिए बड़ा खतरा बन गई है। यदि इस प्रवृत्ति को रोका नहीं गया तो यह माना जा रहा है कि गरीब लोगों को पानी मिलना, भोजन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल या शिक्षा मिलने से भी अधिक कठिन हो जाएगा। जल विभाजक प्रबंधन। वाटरशेड प्रबंधन बायोमास उत्पादन में वृद्धि के लिए मिट्टी और जल संरक्षण की वैज्ञानिक पद्धति पर जोर देता है। इसका उद्देश्य पौधों व जीवों के द्वितीयक संसाधनों के उत्पादन के लिए भूमि व जल के प्राथमिक संसाधनों को इस प्रकार विकसित करना है जो पारिस्थितिकी के असंतुलन का कारण न बने। वाटरशेड प्रबंधन न केवल वाटरशेड समुदाय की उत्पादकता तथा आय को बढ़ाता है, बल्कि सूखे तथा बाढ़ की संभावना को कम करता है तथा बांध तथा रेजर्वोयर के नीचे के जीवन में भी सुधार करता है। बांध जैसी मेगा परियोजनाओं के विकल्प के रूप में जल संरक्षण की प्राचीन प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं। धरती पर गिरने वाली पानी की हर छोटी सी बूंद को संरक्षित करने के लिए इन समुदायों ने जल संरक्षण के सैकड़ों स्वदेशी तरीकों का उपयोग किया है। छोटे छोटे गड्ढे व झीलें खोदी, सरल वाटरशेड प्रणालियां स्थापित की, छोटी छोटी खंदकें बनाई, बांधों, रेत व चूना पत्थर के जलाशय बनाए, रूफटॉप जल संग्रहण इकाइयां स्थापित की। इससे भूजल के स्तर में वृद्धि हुई तथा यहाँ तक कि नदियों को भी नया जीवन मिला। सिंचाई जल प्रबंधन की तकनीकें। किसान खेत में पानी भर देते हैं, जो इस अनमोल प्राकृतिक संसाधन के उपयोग का उपयुक्त ढंग नहीं है। उपयुक्त विधि को अपनाकर पानी के खर्च में 10 से 15% की कमी आसानी से की जा सकती है। जल संसाधन प्रबंधन पर पंचायतों का दायित्व। वाटरशेड परियोजनाओं की आयोजना तथा कार्यक्रमों में सहभागिता करना। ग्राम सभा के माध्यम से वाटरशेड विकास के लिए भूमि या जल प्रयोग योजना का अनुमोदन करना। परियोजना को लागू करने में वाटरशेड समितियों की सीधी सहभागिता के लिए उनके गठन में सहायता करना। वाटरशेड योजना के अंतर्गत सृजित की गई सामुदायिक आस्तियों का रखरखाव करना। वाटरशेड के अंतर्गत एकल कार्यों को करने के लिए लाभार्थियों का चयन करना तथा उन्हें सहायता उपलब्ध कराना। जहां भी संभव हो, चेक डैम, टपकन टैंक जैसे जल संरक्षण उपाय करना। भूजल की कमी से बचने के लिए भूजल विभाग के परामर्श से कुओं की खुदाई पर नजर रखना। एकीकृत कृषि प्रणाली। वर्तमान में
किसान केवल फसल उत्पादन पर ध्यान देते हैं, जबकि यह किसान की आय तथा उसके रोजगार के मामले में अत्यधिक अनिश्चित होता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि खेत से आय के लिए उपयुक्त कार्य योजना बनाई जाए। विभिन्न कृषि उद्यमों अर्थात फसल उगाने, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी इत्यादि के एकीकरण से कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। कृषि जलवायु परिस्थितियों तथा किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुकूल डेयरी, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन इत्यादि जैसे कृषि उद्यमों के विवेकपूर्ण सामंजस्य से कृषि क्षेत्र में समृद्धि आएगी। जैविक खेती। जैविक खेती ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें सिंथेटिक इनपुट जैसे उर्वरक, कीटनाशक, हार्मोन, फीड एडिटिव इत्यादि का उपयोग नहीं किया जाता या मोटे तौर उनके प्रयोग को छोड़ दिया जाता है तथा अधिकतम संभव सीमा तक फसल बदली, फसल के अवशेष, पशु खाद, खेत के बाहर के जैविक अपशिष्ट, खनिज ग्रेड रॉक एडिटिव तथा पोषक तत्वों की प्राप्ति की जैविक प्रणाली व पौध संरक्षण पर भरोसा किया जाता है। पशु संसाधन प्रबंधन की समस्याएं। पूरक आय के सृजन के लिए छोटे भूमि धारक पहले से ही पशुपालन कर रहे हैं। सुधार की अच्छी संभावना होने के बावजूद इन क्षेत्रों में पशुपालन उत्पादन का स्तर सामान्यतः कम है। बार बार फसल खराब होने के बावजूद पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं है। पशुधन प्रबंधन। खाद्य पदार्थों के उत्पादन की तुलना में पशुधन उत्पादन में वृद्धि प्रभावकारी रही है। दूध, अंडा, मांस तथा मछली के उत्पादन में 5 से 10% की प्रभावकारी वृद्धि दर्ज की गई है। पशुधन एकमात्र तरीका है जिससे भारत के बड़े हिस्से को कवर करने वाली प्राकृतिक वनस्पति को मनुष्य द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है। यह फसलों को सूखे की शक्ति व खाद प्रदान करता है तथा इसके बदले में भोजन व चारा उपलब्ध होता है। पशु संसाधन प्रबंधन पर पंचायतों का दायित्व। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान में सहायता, लोगों को अच्छी नस्ल के पशु रखने तथा पशुपालन की आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, सहकारी चारगाह स्थापित करने के लिए सहायता करना, चारा उत्पादन के लिए सामुदायिक भूमि आवंटित करना, चराई नियंत्रण तथा चारागाह भूमि में सुधार, अकाल के दौरान चारे का वितरण। मत्स्य संसाधन प्रबंधन की समस्याएं। अनेक मामलों में मत्स्य पालन नियम, विनियम तथा कार्यान्वयन उपाय प्रभावकारी नहीं हैं। मछली पकड़ने की क्षमता तथा प्रयासों की निर्धारित सीमा तथा नियंत्रण नहीं है। अन्य मामलों में मत्स्य पालन के नियम तथा विनियम स्थायी तौर पर मछली पकड़ने को सीमित करने के लिए पर्याप्त कठोर नहीं हैं। यहाँ तक कि जहाँ मछली पकड़ने के विनियम हैं भी, हमेशा उनका पालन नहीं किया जाता
या लागू नहीं किया जाता। मत्स्य पालन प्रबंधन। मछली और मछली पालन अधिकांश समाजों का अभिन्न अंग है तथा भारत व अन्य कई देशों के आर्थिक व सामाजिक स्वास्थ्य तथा कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान करता है। मत्स्य पालन भारत में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है तथा देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। मत्स्य संसाधन प्रबंधन पर पंचायतों का दायित्व। मत्स्य पालन के लिए गांव में तालाब बनाना। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान में सहायता करना। नौका, जाल तथा अन्य उपकरणों के वितरण में ब्लॉक तथा जिला पंचायतों की सहायता करना। प्रगति की निगरानी करना तथा रिपोर्ट करना। मछली के तालाबों में सुधार कराना। गांव के तालाब से मछली पकड़ने के अधिकार लीज पर देना। वन संसाधन प्रबंधन की समस्याएं। वन भारत के भूक्षेत्र का लगभग 5वां हिस्सा आच्छादित करते हैं। इनका लगभग 42% स्तर गिर गया है। वनों की मात्रा तथा गहनता, घनेपन में कमी आई है, जिससे अनेक क्षेत्रों में गरीब लोगों के जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण बहुमूल्य वन उत्पादों की कमी उत्पन्न हो गई है। भारत के लगभग 20 करोड़ लोग अपने जीवन यापन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वन संसाधनों पर निर्भर हैं। जनजातीय लोगों, उच्च निर्धनता क्षेत्रों तथा वनों की अवस्थित में अत्यधिक पारस्परिक संबंध है। वन संसाधन प्रबंधन पर पंचायतों का दायित्व। सड़क के किनारों तथा सार्वजनिक भूमि पर पौधे लगाना तथा पेड़ों का संरक्षण करना। सामाजिक तथा फार्म, वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास व प्रोत्साहन। सूक्ष्म वन उत्पादों का विकास व प्रोत्साहन। बागवानी प्रबंधन। बागवानी को मोटे तौर पर फल, सब्जियों तथा फूलों व मसालों एवं अन्य वृक्षारोपण फसलों को उगाने के विज्ञान तथा कला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह उद्यान पौधों की खेती का विज्ञान है। सारांश। आइए इकाई का सारांश देखें। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर केस स्टडी। कई साल पहले मैंने अपने जीवन का सबसे मुश्किल फैसला लिया। 15 एकड़ जमीन होने के बाद भी मुझे अपनी रोजी रोटी के लिए मुंबई जाना पड़ा। बहुत कम बरसात होने के कारण हर साल मेरी कोई भी फसल उग नहीं पाती थी। मुंबई में मजदूरी करके जो मैं रोज के 50 रुपए कमाता था, उस समय वो गांव में किसान बनने से बेहतर था। यादव दादा ठांगे की कहानी भारत के करोड़ों किसानों की कहानी है। एक ऐसा देश जहां आधी से ज्यादा आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है,
वहां बारिश की एक एक बूंद हर किसान के लिए जीवन रेखा है। हालांकि भारत को अत्यधिक वर्षा का वरदान प्राप्त है, फिर भी देश के कई क्षेत्र बारिश की एक एक बूंद को तरसते हैं। इस जल संकट के कारण है खराब व्यवस्था, अक्षम योजनाएं और पानी की बर्बादी। इसके साथ ही बदलती आबादी और जलाशयों का दोहन तेजी से जल संकट के कारण बन रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के साथ भारत के जल संकट ने एक अत्यधिक भयंकर तस्वीर प्रस्तुत कर दी है। जहां भारत के कई प्रदेश प्रकृति के प्रकोप से संघर्ष कर रहे थे, वहीं महाराष्ट्र का एक गांव फसलों की खूब पैदावार कर रहा था। मैंने अपना गांव 1965 में छोड़ा और 35 साल मुंबई में रहा। कुछ सालों बाद मैंने सुना कि मेरे गांव के लोग बरसात के पानी को बचाकर सूखे का सामना कर रहे थे। मैंने अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव हिवड़े बाजार वापस आने का फैसला किया। जो सूखे कुएं मैं छोड़कर गया था, उनमें अब मेरे खेतों के लिए खूब पानी था। मेरे गांव में सामुदायिक सहयोग से जो काम हुआ है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की सह्याद्री पहाड़ियों में बसा गांव हिवड़े बाजार ऐसे क्षेत्र में बसा है जहां बहुत ही कम वर्षा होती है, जबकि सह्याद्री के पश्चिम में स्थित कोंकण में सालाना 4000 मिलीमीटर वर्षा मापी जाती है। वहीं दूसरी ओर हिवड़े बाजार, जो कि सह्याद्री के पूर्व में स्थित है, साल में केवल 400 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। मॉनसून के ना होने और सूखा पड़ने के बावजूद इस गांव ने हार नहीं मानी। भारत के सबसे सूखे और बंजर इलाकों में से एक माना जाने वाला हिवड़े बाजार आज रेगिस्तान में एक जल स्रोत की तरह है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पानी में काफी जरूरी है कि भाई हमारे गांव में ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों है। इतनी कम बारिश है, माइग्रेशन है, यहाँ कोई रुकता नहीं है, गांव के हालात खराब है, तो हालात में सुधार लाने है। तो लोगों ने कहा अरे पानी नहीं है करके ये प्रॉब्लम है, अगर पानी आ जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म हो गए। तो मैंने उनको ये कहा कि पानी तो आ जाएगा, लेकिन बारिश का जो पानी है बस वही पानी अगर वाटर शेड करेंगे तो पानी आ जाएगा। पवार ने हर एक गांव वाले को पानी की उपयोगिता का महत्व समझाया। एक जमाना था कि बस रेनफीड क्रॉपिंग पैटर्न था, बारिश हो गई क्रॉप मिलता था, बारिश खत्म हो गई पानी खत्म होता था। और आज हालत ऐसी है कि समर सीजन का चौथा क्रॉप अब गांव में लोग लेते हैं। हिवड़े बाजार की मिट्टी सतही है और इसकी उपजाऊ क्षमता कम है, लेकिन गांव वालों को एहसास हुआ कि उनकी परेशानियों का हल भी इसी मिट्टी में है। हिवड़े बाजार के लोगों ने गांव में बरसात के पानी से सिंचाई का एक वाटरशेड यानी जल विभाजन कार्यक्रम शुरू किया। जल विभाजन व्यवस्था जल के परंपरागत प्रबंधन की वो व्यवस्था है जिससे बरसात के पानी को आसानी से रोका और जमा किया जा सकता है। गांव वासियों ने गांव के चारों ओर पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्रों में गहरी नालियां खोदी। ये कॉन्टूर ट्रेंचेस यानी समोच्च नालियां पूरे पहाड़ पर खुदे ऐसे गड्ढे होते हैं जो बरसाती पानी के बहाव की दिशा के 90 डिग्री के कोण पर खोदे जाते हैं। बारिश का पानी सीधा इन गड्ढों में गिरता है। इन गड्ढों की खुदाई के दौरान निकली मिट्टी को पौधे लगाने के लिए एक उपजाऊ जमीन का रूप दे दिया जाता है। जब वर्षा होती है तो पानी इन नालियों में बहने लगता है और मिट्टी में जाकर पौधों को पोषण देता है। धीरे धीरे ये पेड़ बरसात के पानी को अपनी जड़ों में फंसाकर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इसी तरह गांव के कुओं में पर्याप्त पानी मौजूद रहता है। जल विभाजन के मध्य भाग में मिट्टी को इकट्ठा किया गया ताकि ऊपर से नीचे आते पानी को जमा किया जा सके। ये मिट्टी के छोटे छोटे ढेर काली मिट्टी को सुसंबद्ध करके बनाए गए हैं, क्योंकि इस तरह की काली मिट्टी पानी को आगे बहने से रोकने का कार्य करती है। इसी के साथ ऐसे ढेर पानी को सीधा मिट्टी में रिसाते हैं। अतिरिक्त पानी मिट्टी के ढेरों के बीच से बहता हुआ निचली सतह तक पहुंचता है। निचले भाग के इलाकों में खेतों को हिस्सों में बांटकर समतल किया गया है, जिससे बरसात का पानी रुककर सीधे वहां की मिट्टी में रिसता है।
मिट्टी और पानी के संरक्षण के समान सिद्धांत पर काम करने वाले ऐसे और भी ढांचे पूरे गांव में बनाए गए हैं। नाली के अवरोधक और बिखरे गोल पत्थर ऊपरी भाग के इलाकों में पानी की गति को कम करते हैं और मिट्टी का कटाव रोकते हैं। पानी की छिद्र वाली टंकियां और सीमेंट के ढेर धारा के प्रतिकूल बहते पानी को जमा करने में मदद करते हैं। वर्षा विहीन महीनों में ये पानी मिट्टी में समाता है और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाता है। सिंचाई के लिए भरपूर पानी मौजूद होने के साथ इन सूखी चट्टानों में भी हरियाली दिखाई देने लगी है। जल विभाजन कार्यक्रम की असाधारण सफलता के बाद हिवड़े बाजार में वापस लौटने वाले 40 परिवारों में से एक है पोपट राव बोरकर का परिवार। इन परंपरागत जल विधियों के कारण गांव के कुओं में पानी बढ़ा है और मिट्टी में नमी की वृद्धि हुई है। हिवड़े बाजार के अन्य किसानों की तरह बोरकर भी बढ़ती पानी की उपलब्धता को फिजूल बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने परंपरागत बाढ़ सिंचाई की बजाय ड्रिप सिंचाई का फैसला किया। सामूहिक फैसलों की ताकत हिवड़े बाजार की सफलता की कहानी का आधार है। 1300 से अधिक आबादी वाले इस गांव ने मिलजुल कर फैसला किया कि जरूरत से ज्यादा पानी के इस्तेमाल वाली नकदी फसलें जैसे गन्ने और केले पर रोक लगाई जाए। बेरोक टोक चारा चरने पर प्रभावी रोक से चारे के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पूर्वी शेती होती, पंजरायत होती। पहले मेरे पास जमीन थी पर कोई पैदावार नहीं थी, लेकिन जल विभाजन के बाद मेरे खेतों में हमेशा बहुत पानी रहता है। अब मैं खूब घास उगा सकता हूँ और मेरे पशुओं के लिए खूब चारा भी होता है। पानी ने मेरे परिवार को नई जिंदगी दी है। आज हिवड़े के 70% लोग डेयरी उत्पादन को अपना दूसरा व्यवसाय मानते हैं। गांव का स्थानीय डेयरी कोऑपरेटिव एक सफल व्यापार का रूप ले चुका है। एक ऐसी भूमि में जहां बरसों से पानी के बारे में गाए गीतों की गूंज सुनाई देती है, हिवड़े बाजार के आम किसानों ने एक नई कहानी रची है। इन 20 सालों का सफर हिवड़े बाजार के लिए हिम्मत और हौसले का रहा है। ये एक ऐसा सफर है जिसका कोई सानी नहीं, लेकिन यकीनन ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर में हिवड़े बाजार जैसी अनेक कहानियों को प्रेरणा दे सकती है।